Hello बच्चों, hello, how are you all? A very warm welcome on Biology by Amrit Rawal. Dear students, आज Organisms and Population के थर्ड लेक्चर पे आ गए हम लोग, जिसमें हम अडेप्टेशंस पढ़ने वाले हैं। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टुवर्ड्स द एबायोटिक फैक्टर्स समझाए थे, जिसके अंदर हमने ये समझा कि ऑर्गेनिजम्स कैसे अपने एबायोटिक फैक्टर्स के मतलब लिए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, क्या क्या वो फॉलो करते हैं पैटर्न्स, जिसमें कि एक पैटर्न था कि या तो वो कंफर्मेशन शो कर देते हैं, या वो रेगुलेशन शो कर देते हैं, या फिर वो माइग्रेट कर जाते हैं उस एनवायरनमेंट से, या फिर वो सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर पा रहे हैं। बच्चों ये सारी चीजें देखा जाए तो ब्रॉडली हम अडेप्टेशंस में ही काउंट कर सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए जो चेंजेस शो कर रहा है, वो चेंजेस बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, और ये सारे चेंजेस जो एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को सस्टेन करने के लिए, उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए शो कर रहा है, तो उसको हम अडेप्टेशन बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्कूल चेंज किया है बच्चों, ठीक है, तो अब अडाप्ट कैसे करोगे नए स्कूल में जाके? तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, आप अपने प्रीवियस स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहन के जा सकते, बिकॉज आपको नए स्कूल में अडाप्ट करने के लिए नए स्कूल के तौर तरीकों के साथ में ढलना पड़ेगा, और आपको वहां की यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी जो उस नए स्कूल की है, राइट? अडेप्टेशंस बिहेवियरल बेसिस पे भी आते हैं, क्योंकि आप अपने पुराने फ्रेंड्स को छोड़ के एक नए लोगों के बीच में एंटर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको उनके साथ में एडजस्ट करना पड़े, एनवायरनमेंट में बिहेवियरल अलग अलग लोग मिल रहे हो आपको, और आप सबके प्रति एडजस्टमेंट शो कर रहे हैं, अडाप्ट कर रहे हैं, ठीक है? किसी न्यू टीचर की लर्निंग मेथोडोलॉजी को अडाप्ट कर रहे हैं। तो अडाप्ट करने का मतलब क्या होता है? हम जिस नए एनवायरनमेंट में हैं, उस एनवायरनमेंट में हम अपने आप को कैसे ढाल पा रहे हैं, उसको हम अडेप्टेशन बोल रहे हैं, ठीक है? तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड डेफिनेटली। यहाँ थोड़ा एनसीईआरटी की लैंग्वेज कंसिडर करते हैं। While considering the various alternatives available to organisms for coping with extremes in their environment, we have seen that some are able to respond through certain physiological adjustment, while others do so behaviorally, migrating temporarily to a lesser stressful habitat, जो कि हमने पिछले क्लास में देखा था, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर बाहर का बहुत बढ़ गया है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? आपकी एक्सटर्नल बॉडी सरफेस को कूल करने के लिए बहुत सारे स्वेटिंग करवा देगी, अगर आप गर्मी में खड़े हैं तो। और ये एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल चेंज जो कि बॉडी ने जनरेट करके दिया आपको, राइट? बिहेवियरल चेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि हम जाके किसी एसी वाले कैफेटेरिया में बैठ गए, बहुत गर्मी है, बाहर नहीं झेल पा रहे हैं, अभी हम कैफे में बैठ जाते हैं जाके, राइट? तो ये एक बिहेवियरल चेंज हो जिसमें कि आपने अपना दिमाग लगाया और खुद को जाके वहां पर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर लिया, ये माइग्रेटिंग बिहेवियर था, टेम्पररी माइग्रेशन, राइट? अच्छा, दीज रिस्पॉन्सेज आर ऑल्सो एक्चुअली देयर अडेप्टेशंस, यही रिस्पॉन्सेज को तो हम अडेप्टेशन बोलेंगे। सो वी कैन से दैट अडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट टू द ऑफ द ऑर्गेनिज्म which could be morphological, physiological, behavioral, that enables the organism to survive and reproduce in its habitat, ठीक है? जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल में क्या हो जाएगा? अपनी मॉर्फोलॉजी को बदल देना। बहुत सारे हम ऑर्गेनिजम्स का नॉन नेचुरल जैसे चीज देखेंगे, जैसे कि हमने स्वेटर पहन लिया, तो ये हमारी बॉडी ने कोई कलर चेंज नहीं कर लिया, राइट? हमने स्वेटर पहन लिया ताकि हमें ठंड जो लग रही है उससे हम बच सके। काफी सारे ऑर्गेनिजम्स बच्चों किसी जगह पर अडाप्ट करने के लिए अपने कलर चेंजेस कर लेते हैं बॉडी के, एक्चुअल वाले क्रोमैटोफोर्स के कारण से बॉडी की कलर चेंज, कैमोफ्लेज विद द एनवायरनमेंट एंड मेनी अदर थिंग्स। अगर आपने नोटिस किया हो तो कैमल जिस एनवायरनमेंट में रहता है वो डेजर्ट एनवायरनमेंट होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि कैमल का कलर डेजर्ट से काफी मैच करता हुआ होता है? हाँ, तो वो उसका एक लॉन्ग टर्म वहां रहने के ऊपर बॉडी में चेंज प्रोड्यूस हुआ है, जो कि उसके मॉर्फोलॉजी में रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो ये बहुत सारे तरीके से अडेप्टेशंस ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, जो कि एक सिंगल डे का चेंज नहीं, बल्कि हो सकता है कई सारे साल लग जाए उनको, या कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लग जाए कभी कभार, तो उस चेंज को अपने फिनोटाइप में एक्सप्रेस करने में, ठीक है? Many adaptations have evolved over an evolutionary time and they are genetically fixed. Okay? जैसे कि स्नेक की बात करते हैं। स्नेक जो होते हैं बच्चों,
इनके पास में ऐसा माना जाता है कि एंसेस्टर्स जो हम स्नेक्स के देखते हैं, जब हम एंसेस्टर्स ऑफ स्नेक के फॉसिल्स को स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि स्नेक के एंसेस्टर्स के पास में पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल देखने को मिलता है। मतलब कि कभी ना कभी स्नेक्स के पास में लिम्स प्रेजेंट थे, अब उनके पास में लिम्स प्रेजेंट नहीं है क्योंकि उनकी क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग हैबिट जो होती है, रेंग के चलना, ठीक है, उस हैबिट के अंतर्गत उन्होंने अपने लिम्स को लॉस्ट कर दिया ओवर एन इवोल्यूशनरी पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, दैट कुड बी एन अडेप्टेशन फॉर सस्टेनिंग इन द फॉसोरियल टेंडेंसी। फॉसोरियल मतलब बरो बना के जमीन में घुसना, जमीन के ऊपर रेंग के चलना, ये सब चीजों में लिम्स उनको एक रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करते थे, इसके कारण से उन्होंने लिम्स को ही लूज कर दिया। राइट? अच्छा, अब मैं आप लोगों को ढेर सारे अलग अलग टाइप के अडेप्टेशंस बताऊंगी जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म शो कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया बैठेगा अलग अलग अडेप्टेशंस का। पहले हम अडेप्टेशन देखते हैं बच्चों, ये होने वाली है आपकी अडेप्टेशन शोन बाय द कैंगरू रैट। ठीक है, कैंगरू रैट डेजर्ट में रहने वाला रैट है जो कि नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में रहता है। ये रैट इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर के अंदर सस्टेन कैसे करता होगा, डेजर्ट एरियाज में कैसे ये सस्टेन कर पाता है। डेजर्ट में हम सब जानते हैं बच्चों, बहुत दूर दूर तक कई बार पानी के कोई सोर्सेस से नहीं मिलते। ठीक है, तो रैट बिना पानी के सर्वाइव कैसे कर रहा है ना, तो बिना पानी के सर्वाइवल इट इज वेरी इम्पॉसिबल थिंग। rat how it is able to survive there without any water sources, for that हम ये देखते हैं कि जो ये रैट के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं बच्चों, ठीक है, वो सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो भी पानी प्रोड्यूस होता है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, वो सारे पानी को ये स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि मान लो तुमसे मैंने कहा C6H12 O6 ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं in presence of oxygen breaks down into 6CO2 and 6H2O and ATP is liberated, which can be said as a form of energy. Can we all see that water molecules are also liberated as a byproduct here? ये मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट हो गया बच्चों। ये बाय प्रोडक्ट को हम चाहें तो यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट कर सकते हैं, पसीने के फॉर्म में एक्सक्रीट कर सकते हैं, पर ये कैंगरू रैट्स इस पानी को भी स्टोर कर लेते हैं अपनी बॉडी में, बिकॉज उन्हें पानी का जो महत्व पता है वो शायद हम समझ भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये कैंगरू रैट के बारे में। अच्छा, कैंगरू रैट्स एक और काम करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सीड्स खाते हैं। और सीड्स हम सब जानते हैं कि सीड्स पानी एम्बाइब कर सकती हैं अपने अंदर। ठीक है, तो ये सीड्स खाते हैं, जो सीड्स में वाटर एम्बाइब हो जाए, आसपास का एटमॉस्फेयर का वाटर भी सोख ले वो सीड, और वो सीड के थ्रू इनकी बॉडी में पानी चला जाए थोड़ा बहुत बाय चांस। ठीक है, तो मेटाबॉलिक वाटर डिराइव्ड फ्रॉम द ड्राई सीड्स खा के भी पानी लेते हैं ये। अच्छा, इसके अलावा मैंने कहा कि ये मेटाबॉलिक वाटर को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। इसके अलावा क्या करते हैं, जब हम हमारी खुद की बात करते हैं तो वी ब्रीथ आउट द एयर, दैट एयर इज वेरी मच रिच इन मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट में बहुत रिच होती है। हम जो भी सांस बाहर छोड़ते हैं वो वाटर कंटेंट में बहुत रिच होती है। कैंगरू रैट पानी बाहर जाने देना ही नहीं चाहता बॉडी के, उसको बहुत मुश्किल से मिला है जो उसके पास है। ठीक है, तो वैसे केसेस में वो बिल्कुल ड्राई एयर को अपने बाहर लिबरेट करेगा एयर में। ठीक है, तो वो जो सांस बाहर छोड़ने वाला है वो सांस में बिल्कुल ड्राई एयर जा रही होगी, और जब वो बाहर से सांस ले रहा होगा तब वो मॉइस्चर जितना भी उस एयर में आया है बाय चांस, वो सारा का सारा मॉइस्चर अपने नेजल पैसेजेस में ले लेगा। ठीक है, तो एनिमल विल रिमेन इन द कूल बरो ड्यूरिंग डे टाइम, जब वो गर्मी के समय पर है तब वो बाहर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज्यादा है और बरो के अंदर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम है। हम सब जानते हैं बच्चों कि अगर हमने ठंडक एरिया में, देखो तुम सब जानते हो कि तुमने ठंडे पानी, एक ग्लास भरा पानी का, उसमें बहुत ठंडा पानी है और हमने उसे बाहर रख दिया फ्रिज से। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कंडेंसेशन ऑफ वाटर हो जाता है आउटसाइड द ग्लास सरफेस, ये होता है। तो क्या वो अंदर का पानी बाहर चला गया है? ऑफ कोर्स नॉट। जहां गर्मी है ना वहां पर बहुत मॉइस्चर होगा पानी में, और वो पानी का मॉइस्चर ग्लास के सरफेस पे आके कंडेंस हो गया और ड्रॉपलेट के फॉर्म में जम गया। मतलब कि गर्म साइड से ठंडे साइड पर अगर मॉइस्चर आता है तो कंडेंस होता है,
ठीक है, तो ये जब गर्म साइड से ठंडे साइड पर इनके पास में एयर आ रही है, ये बरोज में रह रहे हैं, तो वो एयर से जो भी मॉइस्चर आ रहा होता है वो इनके पास आके कंडेंस हो जाता है, बिकॉज ये बहुत ठंडे एरियाज में रहते हैं, बरोज बना के जमीन के अंदर छुप के। ठीक है, अच्छा, इसी के अलावा यूरिन जो पास करेंगे ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ यूरिन पास करेंगे, ये बिल्कुल भी वाटर का लॉस अलाउ नहीं करेंगे यूरिन के थ्रू। जैसे कि हम नॉर्मल डाइल्यूट जैसे यूरिन पास करते हैं क्या, नहीं, हर ऑर्गेनिज्म मैमल है अगर तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन ही पास करता है, पर ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास करता है। ठीक है, जैसे कि हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन 1200 मिली ऑस्मॉल पर लीटर जैसे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास करता है, तो इन लोगों का यूरिन और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता होगा ह्यूमन की कंपैरिजन में, क्योंकि ये डेजर्ट में रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अडेप्टेशन हो गए कैंगरू रैट के। तो इसको फटाफट से एक बार देखो। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, द कैंगरू रैट इन द नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट इज केपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट्स थ्रू इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन इन विच वाटर इज अ बाई प्रोडक्ट। बच्चों अभी जो मैंने ऑक्सीडेशन बताया ये ग्लूकोज का बता दिया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम फैट का ऑक्सीडेशन करेंगे तो भी बाई प्रोडक्ट जो है वो वाटर होगा। ओके, और एनर्जी तो लिबरेट फैट के ऑक्सीडेशन में भी होती है, ज्यादा होती है इनफैक्ट। It also has the ability to concentrate its urine so that minimal volume of water is used to remove the excreted products. बहुत ज्यादा concentrated urine पास करेगा, इनका लूप ऑफ हेनले काफी सारा वाटर रीअब्सॉर्ब करके ब्लड में वापस भेज देगा और यूरिन में बहुत कम पानी नेग्लिजिबल जाएगा। तो ये एक ऑर्गेनिज्म की अडेप्टेशंस देखी हमने। सेकेंड हम देखते हैं काफी सारे डेजर्ट में प्लांट्स भी रहते हैं। अधिकतर डेजर्ट प्लांट्स हम सब देखते हैं कि वो कैक्टस टाइप के नजर आते हैं। ठीक है, उन प्लांट्स के अंदर से स्टोमाटा के थ्रू दिन भर अगर वाटर ट्रांसपिरेशन से लॉस होता रहता तो वो पौधे किसी भी काम के नहीं बचते, वो फोटोसिंथेसिस जैसी प्रोसेस परफॉर्म ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने गर्मी में रहते हैं जहां ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है, ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस ना हो। ट्रांसपिरेशन होता किस जगह से है, स्टोमाटा से। तो क्यों ना स्टोमाटा को ऐसे किसी जगह पर रखें जहां पर वो काफी एक्सपोज्ड नहीं हो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से और वाटर का लॉस ना हो। ठीक है, तो बच्चों डेजर्ट प्लांट जो होते हैं जिनके पास बहुत थिक क्यूटिकल होती है उनके लीफ सरफेसेस पे, एक वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती है मोम जैसी। ठीक है, और उनके स्टोमाटा जो होते हैं वो डीप पिट्स में अरेंज होते हैं ताकि पानी का लॉस ट्रांसपिरेशन से ना हो। बहुत ही डीप अंदर की तरफ पिट्स बने हुए होते हैं जिसके थ्रू वाटर लॉस प्रिवेंट हो सके, ऐसे इनके स्टोमाटा का अरेंजमेंट होता है। इसी के अलावा ये दिन के समय पर फोटोसिंथेसिस अगर परफॉर्म करते, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये दिन के समय पर वाटर का लॉस होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर इनके स्टोमाटास ओपन करेंगे ये तो पानी तो बाहर जाएगा, और हम सब जानते हैं कि गैसेस एक्सचेंज के लिए भी स्टोमाटा ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर इन्हें दिन में खाना बनाना है तो ये दिन में अगर CO2 को स्टोमाटा के थ्रू अंदर लेने की ट्राई करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, तो बच्चों बहुत सारा पानी बाहर चले जाएगा इस प्रोसेस के समय। इसके कारण से ये एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे को फॉलो करते हैं, इसको बोलते हैं CAM पाथवे, जिसके कारण से इनके स्टोमाटा जो है वो दिन के समय पर क्लोज रहते हैं और रात के समय पर ओपन होते हैं। ठीक है, ये CAM पाथवे एक अलग तरीके का पाथवे है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कैक्टस या डेजर्ट प्लांट्स को अलाउ करता है कि वो डे टाइम में स्टोमाटा क्लोज रहे और नाइट टाइम में वो जो है अपना स्टोमाटा को ओपन कर सके और ग्लूकोज का सिंथेसिस परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो ये हुआ डेजर्ट प्लांट्स के बारे में। थर्ड हमारे सामने आता है और कुछ डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट्स में रहने वाले प्लांट्स के पास में लीफ जो है वो मॉडिफाई हो जाती है और स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना ज्यादा लीफ का सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन की पॉसिबिलिटी होगी। तो लीफ की जगह अगर ये लीफ रिड्यूस करके उसको स्पाइन बना दें और स्टेम से फोटोसिंथेसाइज परफॉर्म करें तो इनके वाटर लॉस के चांसेस नेग्लिजिएट हो जाएंगे, क्योंकि स्टेम्स के पास में इतना स्टोमाटा नहीं होता जितना स्टोमाटा ग्रीन लीव्स के पास में होता है। सो सम डेजर्ट प्लांट्स लाइक ओपनशिया हैव नो लीव्स, they are reduced to spines
and the photosynthetic function is taken over by the flat stems. ठीक है, सो ये एक थर्ड एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशन हुआ बच्चों. फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं. mammals from the colder climate generally have short ear and limb to minimize the heat loss. ठीक है, short ear, short limbs. ठीक है, मतलब कि सरफेस एरिया एक्सपोजर वाला जो है वो कम हो गया. ठीक है, ज्यादा लंबे लंबे पैर होते तो हीट लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा है. छोटे छोटे पैर होंगे तो हीट लॉस के चांसेस कंपैरेटिवली कम है. इधर देखें तो कान बड़े लंबे लंबे हैं, हीट लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा है. कान छोटे छोटे हैं, हीट लॉस के चांसेस कम है. तो बच्चों जो गर्म एरियाज में रहने वाले हैं वो तो चाहेंगे कि हमारी बॉडी से हीट का लॉस हो जाए तो अच्छा है. ठीक है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए हीट, हम ऑलरेडी बहुत गर्मी झेल रहे हैं. ठंडे एरियाज में रहने वाले ये नहीं चाहेंगे कि उनकी बॉडी से हीट का लॉस हो जाए बाहर. वो चाहेंगे जो हीट है वो उनकी बॉडी के अंदर रहे ताकि उनको गर्माहट प्रोवाइडेड रहे. ठीक है, तो यहाँ पर एक एलेन्स रूल ये बोलता है एनिमल्स जो कि कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं जनरली उनका मिनिमम एक्सपोज सरफेस एरिया होता है, जैसे कि छोटे पैर होंगे, छोटी सी टेल होगी, छोटे से कान होंगे, ये सब चीजें इनकी शॉर्ट होने वाली. ऑन द कॉन्ट्ररी जो बहुत ज्यादा हॉट ड्राई क्लाइमेट में रहते हैं उनके लॉन्ग अपेंडेजेस होंगे, लॉन्ग ईयर्स होंगे, लॉन्ग टेल होगी कंपेयर टू दैट ऑफ दी आर्कटिक एरिया वाले. ठीक है, जैसे यहाँ पर एक तो रैबिट का एग्जाम्पल दिया, एक फॉक्स का भी दिया है. देखो फॉक्स के एग्जाम्पल में भी हमें मालूम पड़ रहा है कि इनके अपेंडेजेस जो है इनकी लेंथ थोड़ी सी छोटी है, इसलिए थोड़ा स्मॉल हाइटेड नजर आ सकते हैं. और इनकी देखो गर्दन भी लंबी नहीं है, छोटी सी गर्दन है, क्योंकि जितना छोटा बॉडी का एक्सपोज सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इनके लिए बेनिफिशियल है. ओके, तो ये फोर्थ अडेप्टेशन हुई, एलेन्स रूल समझाया हमको. फिफ्थ अडेप्टेशन देखते हैं हम. अडेप्टेशन जो कि पोलर मैमल्स जैसे कि हमारे सील हो गया और आपका पोलर ही बोला है ना सिर्फ. ठीक है, सीज भी बोला है, सिर्फ सी वाला भी देखें अगर तो हम वेल हो गया है ना. तो एलिफेंट तो सी में नहीं रहता पर फिर भी ओके. सो हम सिर्फ सी वाला देखते हैं अभी. एलिफेंट के पास में ब्लबर होता है हालांकि. चलो अब देखो यहाँ पर ये कोई ऑर्गेनिज्म हमें दिख रहा है. ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म की स्किन बहुत मोटी है क्योंकि इसके पास बहुत सारे फैटी डिपोजिशन है. जब इसकी स्किन को ध्यान से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा इसकी स्किन में एपिडर्मिस है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर डर्मिस है. ठीक है, और उसके बाद में ब्लबर चालू हुआ है. ब्लबर इतना सारा है, ये पूरा ब्लबर वाला जो येलो एरिया दिख रहा है ये फैट वाला एरिया है बच्चों. इतना सारा फैट डिपोजिशन क्योंकि बॉडी से बाहर हीट का लॉस नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा ठंडा है. समटाइम्स इट इज सब जीरो, बहुत जीरो से भी कम टेम्परेचर है वहां पर. ऐसे एरियाज में सर्वाइव करने के लिए इनको अपने बॉडी में बहुत हीट जनरेट करनी पड़ती है और उस हीट के लॉस को बचाना भी पड़ता है. फॉर दैट पर्पस दे हैव अ फैटी ब्लबर. ठीक है, दिस इज अ फैट लेयर, थिक लेयर ऑफ फैट बीनीथ द स्किन. ये हमारी स्किन है. स्किन हमेशा एपिडर्मिस और डर्मिस मिलकर स्किन कहलाते हैं, उसके जस्ट नीचे ब्लबर प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंसुलेट करेगा इनकी बॉडी को, इनकी बॉडी से वाटर लॉस को और हीट लॉस को भी रिड्यूस कर देगा. ओके, सिक्स्थ हम आ जाते हैं फिर. जो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन की भी बात कर सकते हैं इसमें जो कि बहुत ज्यादा हायर एल्टीट्यूड पे रहने लग जाए. अब यहाँ पर दो केसेस बनेंगे. पहला हमारे सामने ये केस बनेगा कि वो अभी अभी गए हैं सिर्फ वहां पर. ठीक है, हम जैसे हम हमारी बात करें, अगर हम बहुत ज्यादा हायर एल्टीट्यूड पे सडनली चले जाएं तो हायर एल्टीट्यूड पे क्या प्रॉब्लम्स फेस करने मिलेगी कि वहां पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा लो. ठीक है, तो फिर हम बोलेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी लो होगा, क्योंकि बच्चों अगर एयर ही कम है तो ऑक्सीजन भी कम होगी ऑब्वियसली. ठीक है, तो ऑक्सीजन की भी कमी है. अच्छा, टेम्परेचर भी कम है वहां पर, जितना आप ऊपर हाइट पे जाते हो उतना टेम्परेचर कम हो जाता है. टेम्परेचर इज ऑल्सो लो. ये सारे तो प्रॉब्लम्स है. हम हमारी बॉडी को कैसे एडजस्ट करेंगे इतने कम ऑक्सीजन लेवल पर. तो हम ये देखते हैं बच्चों कि अगर हम
हाई एल्टीट्यूड प्लेस जैसे कि रोहतंग पास पे चले गए जो कि मनाली के पास है, या फिर मानसरोवर में चले जाएं जो कि चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत पोर्शन में आता है, ऐसी जगहों पर हमें एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है जिसमें कि घबराहट चालू हो जाती है, बहुत बेचैनी लग रही है, जी घबरा रहा है, ठीक है, नौजिया, थका हुआ लग रहा है, फटीग, क्योंकि हमारे ब्रेन तक इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, हार्ट पाल्पिटेशंस है, अब नॉर्मल तरीके से बीटिंग पैटर्न्स लग रहे हैं, ठीक है, हार्ट पाल्पिटेशंस शो कर रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बिकॉज लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हाई एल्टीट्यूड पे और बॉडी को बराबर या पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, ठीक है। तो थोड़ी देर तक आप ऐसा अजीब फील करेंगे, टेम्पररी मोमेंट ऑफ टाइम तक, लेकिन आपकी बॉडी एडजस्टमेंट शो करना स्टार्ट कर देगी थोड़ी ही देर बाद। कैसे एडजस्टमेंट शो कर सकती है हमारी बॉडी? हमारी बॉडी वहां पर जैसे हम जाएंगे हमारा ब्रीदिंग रेट थोड़ा बढ़ा देगी, एक तो ये होगा, ठीक है, आरबीसीज प्रोडक्शन बढ़ा देगी, है ना, हार्ट रेट बढ़ा देगी ताकि ब्लड फास्ट फास्ट पंप हो और बॉडी में ऑक्सीजन फटाफट पहुंचाई जाए, ये सारी चीजें हमारी बॉडी करेगी एकदम से, ठीक है बच्चों। द बॉडी कंपनसेट्स लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। अब इसके बाद में क्या, यहाँ पर एक बात और मैं कहूंगी कि हमें ब्रीदिंग रेट बढ़ा दिया तो ऑक्सीजन ज्यादा लेने की ट्राई कर रहे हैं हम, आरबीसी का नंबर बढ़ा दिया, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ा दिया, ये सब जो हुआ ये कैसे हुआ? मैं बोलूंगी अभी तो टेम्पररी एडजस्टमेंट है, हमारी बॉडी ने फटाफट टेम्पररी एडजस्ट करके हमें ये सब सुविधाएं दी ताकि हम वहां पर अच्छा फील कर सकें, ठीक है। तो द बॉडी कंपनसेट्स लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड बाय इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट, ठीक है। डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन का क्या मतलब है? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है बच्चों। अगर मैं हीमोग्लोबिन के रिस्पेक्ट में बात करती हूँ तो 12 ग्राम के आसपास हीमोग्लोबिन जो है कैन कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैं बोलूंगी कि इतना हीमोग्लोबिन आप थोड़ी और ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा, क्योंकि बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो क्या कर दी गई यहाँ पर, बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ा दी गई, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड कर पाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि पॉसिबिलिटी ये रेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, हमारा उतना ही हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पा रहा होगा, लोड बढ़ा दिया अपन ने उसके ऊपर एक तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीजें सडन होगी, टेम्परेरीली होगी। अच्छा, नाउ मेनी ट्राइब्स live in the high altitude of Himalayas, find out if they normally have a higher red blood cell count than the people living in the plains, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये जितना ज्यादा ऊंचाई पर लोग रहते हैं उतना उनकी बॉडी में आरबीसीज का नंबर होता है, दे हैव न्यूमरस आरबीसीज व्हेन कंपेयर्ड टू अस, 5.5 मिलियन से भी ज्यादा आरबीसीज उनके पास में होता है ताकि ज्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो पाए उनकी और वो वहां पर आराम से अपनी जिंदगी बिता सकें, सस्टेन कर पाए। मुझे ऐसे लग रहा है मैंने कोई स्टेटमेंट रॉन्ग बोला है, इसलिए मैं दोबारा देखती हूँ। हाउ डिड योर बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? द बॉडी कंपेंसेट्स लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। मैंने गलती से इंक्रीजिंग बोला है बच्चों, ठीक है, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन बाइंड करता है, एक हीमोग्लोबिन के साथ में 4 ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बाइंडिंग एफिनिटी से क्या मतलब था इसका कि डिक्रीज करना, मतलब रिलीज पावर बढ़ा दी गई एक्चुअली में, ठीक है। तो मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो है अगर ये जुड़ा हुआ रहेगा तो ब्रेक डाउन नहीं होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा तो O2 रिलीज नहीं होगा, O2 रिलीज नहीं होगा तो टिश्यूज के पास O2 कैसे पहुंचेगा? तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने इनकी ब्रेकिंग डाउन पावर को बढ़ा दिया, इनके बाइंडिंग एफिनिटी को कम कर दिया। ये कब की बात हो रही है? जब हमारे हीमोग्लोबिन लोडेड ऑक्सीजन टिश्यूज के पास पहुंच रही है जहां से टिश्यूज ऑक्सीजन डिमांड कर रहे हैं, फटाफट दे दो हमें, ठीक है। वैसे वहां पर जाके हमने इनकी अनलोडिंग फास्ट कर दी है, मतलब कि लोडिंग भी फास्ट हो गई क्योंकि आरबीसी बढ़ गए तो हीमोग्लोबिन बढ़ गया, हीमोग्लोबिन बढ़ गया तो ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पा रहे हैं।
तो लोडिंग बढ़ा दी और अनलोडिंग भी बढ़ा दी है। इसको ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा जैसे कि कोई इंसान किसी ऐसे केस में फंस गया है, मान लेते हैं कि फ्लड हो गया, यहाँ पे बाढ़ आ गई, ठीक है, बाढ़ आ गई तो बहुत सारे लोगों को माइग्रेट करके एक माउंटेन पे अपन ने बिठा दिया, ठीक है, मैं एकदम रफ एग्जांपल ले रही हूँ। अच्छा, अब मैंने कहा कुछ हेलीकॉप्टर्स की मदद से इनको हम लोग फूड पैकेट सप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों जो फूड पैकेट यहाँ पर हेलीकॉप्टर लोड हो क्या है, हम क्या कोशिश करेंगे कि जितना हेलीकॉप्टर मान लो कि 1200 फूड पैकेट ले पा रहा, तो हम बोलेंगे कि काश ऐसा हो कि 1300 ले पाए। हमने इसकी लोडिंग बढ़ा दी क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर डिमांड ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर इसकी अनलोडिंग भी बढ़ानी पड़ेगी ना, फटाफट फटाफट डिलीवर करो सारे पैकेट ताकि दोबारा से हेलीकॉप्टर फ्री हो जाए और फिर वापस जाके और फूड पैकेट्स लेके आ पाए। तो मीनिंग ये हुआ कि लोडिंग एंड अनलोडिंग दोनों बढ़ानी पड़ेगी हमें। सेम इज द केस विद द ऑक्सीजन ऑल्सो, कि हम हीमोग्लोबिन ज्यादा बढ़ा देंगे ताकि हमारी और ज्यादा ऑक्सीजन कैरी हो पाए, एक तो ये बात है, और दूसरा ये होगा कि हम उसको फटाफट डिलीवर करवाएंगे टिश्यूज के पास में ताकि जल्दी जल्दी उसको यूटिलाइज भी वो कर पाए। ओके, सो दिस इज डन। ये हुआ हमारा 6th नंबर का अडेप्टेशन शोन बाय द पीपल ह्यूमन स्पेसिफिकली। 7th पे आते हैं, इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। अब यहां देखते हैं, हम हमारी बात करें अगर तो, या हम किसी भी और एनिमल की बात करें अगर, तो हम क्या देखते हैं कि जब हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एंजाइमेटिक एक्टिविटी का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन एक पीक लेवल अटेन करने के बाद में एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन जो है, एक सेकेंड, हाँ इस तरफ आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक लिमिट तक तो बढ़ रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा हाई होगा। ये टेम्परेचर कितना होता है, ये एक ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर के आसपास का रेंज होता है, 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। अगर इसके बियॉन्ड हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, गलती से 50 डिग्री कर दिया, तो सारी की सारी रिएक्शंस रिटार्ड हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी होना, बिकॉज टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर के आसपास का जोन है। इसके ऊपर 50 डिग्री कर दिया तो एंजाइम डी नेचर हो जाएंगे, एंजाइम्स वर्क ही नहीं कर पाएंगे। तो हम ये जानना चाहेंगे फिर कि ऐसे काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया हो गया, थर्मोफिलस बैक्टीरियाज हो गए, वो सारे के सारे बैक्टीरियाज इतने हॉट वेंट में सरवाइव करते कैसे, कैसे वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर सरवाइव कर जाते हैं। उसमें काफी सारे पॉइंट्स आएंगे बच्चों। पहला तो ये आएगा कि वो बैक्टीरियाज बहुत ज्यादा थिक सिस्ट वाले होते हैं, ठीक है, उनके पास में बहुत ज्यादा थिक कोटिंग होती है अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से। दूसरा, उनके एंजाइम्स जो होते हैं वो ज्यादा टेम्परेचर पर वर्क करने के लिए एफिशिएंट होते हैं और हाई टेम्परेचर पर डी नेचर नहीं होते। एंजाइम्स वर्क एट टेम्परेचर 90 to 95 डिग्री सेल्सियस। उनका डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म भी अफेक्ट नहीं होता। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके कारण से वो बैक्टीरियाज वहां पर सरवाइव कर पा रहे हैं और रिप्रोड्यूस भी कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है एडाप्टेशन रिस्पेक्टिव, कि जो अंटार्कटिका है वहां तो पूरा का पूरा फ्रीज्ड है, ग्लेशियर्स प्रेजेंट है आइस के, तो वहां पर मछलियां कैसे फ्रीज नहीं हो जाती। हाँ, हम मजाक में बोलते हैं ना कि तेरे ऊपर बर्फ जमाने तुझे फ्रिज में बिठा देते हैं, फ्रीजर में बैठ जा, तो फ्रीजर में वाकई में अगर कोई को बिठा दिया तो उसके ऊपर पूरी आइस जम जाएगी। तो ये अंटार्कटिका में ऐसा क्यों नहीं होता कि मछलियां उस ठंडी एनवायरनमेंट में रहती हैं और उनके ऊपर कोई बर्फ नहीं जम पाती, बिकॉज स्केल्स जो रहते हैं उन फिशेस के, वो स्केल्स जो हैं उनके बीच बीच में काफी सारे एंटी फ्रीज प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स लेके घूमती हैं वो मछलियां, जिसके कारण से वो फ्रीज नहीं हो सकते, ठीक है। इसके अलावा उनके ब्लड जो होता है वो भी एंटी फ्रीज कंपाउंड्स वाला होता है, जिसके कारण से ब्लड अंदर अंदर फ्रीज ना हो जाए, ठीक है। तो फिशेस अडेप्ट करने के लिए एंटी फ्रीज कंपाउंड्स लेके घूमती हैं।
इसी के अलावा बहुत सारे फिशेस TMAO नाम के कंपाउंड भी स्टोर करते हैं, जिसको बोलते हैं ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ये कंपाउंड एक्चुअली में मेनली शार्क वगैरह के पास ज्यादा देखा जाता था। और हम इसको ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ते भी हैं TMAO कंपाउंड को। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, TMAO ऑस्मोलैरिटी बढ़ा के रखता है उन फिशेस के अंदर। एक ज्यादा ऑस्मोलैरिटी रहती है अगर, तो उनके बॉडी के अंदर थोड़ा सा पानी बाहर का आ सकता है, ठीक है। और वो अपने ज्यादा ब्लड को कंटिन्यूअसली सर्कुलेशन में रखती है ताकि टेम्परेचर मेंटेनेंस रहे। तो ये सारे काम अचीव करते हैं वो फिशेस, ठीक है, ताकि जाके वो सब जीरो टेम्परेचर्स पे भी नॉर्मल अपनी जिंदगी जी पाए। ओके, चलो 9th एक और एग्जांपल देखते हैं। काफी सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सी में रहते हैं, सी के सबसे ऊपर की एरियाज में रहते हैं, बीच की एरियाज में रहते हैं और नीचे नीचे भी रहते हैं। जो सी के बेड के ऊपर रहते हैं बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि हम उन्हें बेंथिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो बेंथिक ऑर्गेनिजम्स इतने हाई प्रेशर पर कैसे सरवाइव कर जाते हैं? हाई प्रेशर पर क्या उनकी बॉडी टूट फूट नहीं जाती? हाँ, और इतना ज्यादा हाई प्रेशर है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाउ आर दे एबल टू सर्वाइव देयर? ठीक है, तो इसको देखेंगे हम। काफी सारे इनवर्टिब्रेट्स जो कि इतना हाई प्रेशर पर सरवाइव कर पा रहे हैं, क्रशिंग से बचने के लिए वो अपने बिहेवियर में चेंजेस लेके आते हैं मेनली, और अपनी सिमेट्री में भी। हम देख पाएंगे कि इनमें से अधिकतर ऑर्गेनिजम्स कोई रेडियल सिमेट्री वाले नहीं है। उनकी सिमेट्री इस प्रकार से है जिसमें कि उनके पास पेंटारेडियल, मतलब सॉरी बाइलेटरल सिमेट्री वाले नहीं है। उनकी सिमेट्री इस प्रकार से जहां पर वो सभी तरफ से प्रेशर हैंडल कर सके। जैसे भी यहाँ पर हम देखते हैं तो पेंटारेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, 5 दिशाओं से ये इस प्रेशर को कट करने की ट्राई करेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात, ये ज्यादा लोकोमोट ही नहीं करेंगे, ये जहां बैठे वहीं बैठे रहेंगे मोस्टली। हर जगह बार बार घूमते फिरते रहना, बार बार सी में तैरना, ये काम इनके नहीं होते क्योंकि ये इतने हाई प्रेशर पे अकोमोडेट कर रहे हैं। तीसरी बात, ये कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बेंथिक होते हैं वो फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म से खाना खाते हैं। मतलब जो खाना फिल्टर होकर इनके पास आ गया वो इनका खाना है, ये किसी पर्टिकुलर फूड की तलाश में नहीं घूमते, ठीक है। तो जो आ गया खाना उसको फिल्टर कर लेंगे, उसे खा लेंगे। ये फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे मेराइन इन्वर्टिब्रेट जो हैं, बहुत सारे फिशेस जो हैं, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं। बिकॉज पहली बात तो ये मूवमेंट ज्यादा शो नहीं करते हैं, लोकोमोशन शो नहीं करते हैं, फिल्टर फीडिंग हैबिट से, मैकेनिज्म से फूड को लेते हैं, और कई बार फिर भी रीजनरेशन के चांसेस रखते हैं कि मान लो कि प्रेशर से बॉडी टूट ही गई तो फिर क्या, तब ये अपनी बॉडी की टूटी पोटेंट सेल्स को सारे पार्ट में रखते हैं। मान लो कि स्टारफिश प्रेशर में टूट गई है ना, फ्रेगमेंटेशन हो गया इसका, तो फ्रेगमेंटेशन हो गया, अगर एक आध आर्म टूट गई तो फिर ये आर्म से पूरी बॉडी रीजनरेट कर लेगी। तो वो इतने प्रेशर को भी एडवांटेज ले रहे हैं, रिप्रोडक्शन का मोड बना लेते हैं उसको। ओके, सो दिस इज अबाउट दी बेंथिक एनिमल्स। फिर हम एक और अडाप्टेशन देखते हैं, 10th अडाप्टेशन, जो कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म शो करते हैं जो कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाले डेजर्ट्स में रहते हैं, जहां पर दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और रात का टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है। और मौसम के हिसाब से टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस यहाँ पर आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमेशा ही सेम टेम्परेचर रहेगा। यहाँ पर कुछ लिजर्ड्स रहती हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ये लिजर्ड देख पा रहे हैं, ये डेजर्ट लिजर्ड है बेसिकली। ये लिजर्ड क्या करेगी, जब अब ये ह्यूमन या मैमल की तरह या बर्ड की तरह भी नहीं है कि इसका वार्म ब्लडेड वाली हुई है, नहीं, ये एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं ये कोई स्वेटर पहन नहीं सकते, ये कुछ गर्म कपड़े नहीं ले सकते हैं, ये शॉर्ट्स नहीं ले सकते, ठंडे कपड़े नहीं ले सकते, हाँ, ये अपने आसपास कूलर नहीं लगवा सकते। तो कैसे कैसे मैनेज करते होंगे ये सब? तो या तो ये बहुत ठंडे अगर हो रहे हैं तो ये जाके धूप ले लेंगे, ठीक है, दे विल बास्क in the sunlight so that they can get the temperature and they will absorb it, बॉडी में absorb कर लेंगे। अगर बहुत गर्मी है तो ये बरोज में चले जाएंगे, they will hide, छुप जाएंगे जाके। ओके, सो डेजर्ट लिजर्ड्स के पास कोई फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं है, ना ही वो पसीना छोड़ सकते हैं, ना ही वो ऐसा कुछ कर सकते हैं,
इसके कारण से दे विल बास्क इन द सन एंड अब्सॉर्ब हीट जब टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है इनके कंफर्ट जोन से, तो और या तो फिर शेड में मूव कर जाएंगे जब टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। तो इस तरीके से ये अपनी जिंदगी हाइड एंड सीक के तरीके से जी रहे होते हैं। ठीक है, 11th पे आ जाते हैं। 11th है ही नहीं बच्चों, 10th तक की अडाप्टेशन थी सिर्फ। टोटल इतने ही अडाप्टेशन हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए जो कि मैंने आपको सारे कवर कर दिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बारे में। ये चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा ही थियोरेटिकल पोर्शन कैरी करता है और एग्जाम बोर्ड में आ रहा है, तो तुम समझ जाओ कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसीलिए इसको टाइमली जैसे जैसे मैं वीडियोस डाल रही हूँ आप लोग पढ़ते जाइए। ठीक है, एंड आई होप दैट यू विल गेट सो मच इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ दिस लेक्चर एंड दैट इज इट फॉर टुडे बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पॉपुलेशन वाला पूरा पोर्शन जितना भी एनसीईआरटी में दिया हुआ इतना सारा, वो एक सिंगल लेक्चर में लिख के आने की ट्राई करते हो। सो बाय एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब